नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बृहद जातक के एक 27वें अध्याय के बारे में, जिसमें हर एक दृष्टांत का एक स्वरूप बताया गया है। और इसमें हम हर एक स्वरूप, हर राशि में 3 दृष्टांत होते हैं 10-10 डिग्री के, और हर एक का एक स्वरूप होता है। उसके बारे में एक कहानी, एक पर्टिकुलर फॉर्म बृहद जातक में दिया हुआ है। और ये आप इसको ऐसे वर्बैटिम किसी पे अप्लाई मत कीजिए, लेकिन पहले तो आप अपना देखिए सबसे पहले। और आप लग्न का भी दृष्टांत देख सकते हैं और चंद्रमा का भी दृष्टांत देख सकते हैं। जैसे कि चंद्रमा लेट्स से कुंभ राशि के दूसरे दृष्टांत में आपका जन्म हुआ है, तो आप उसका रिजल्ट जाके यहाँ देखेंगे। मैंने नीचे टाइम स्टैम्प लगा रखा है, हर राशि का राशि वाइज लगा रखा है, दृष्टांत वाइज नहीं लगाया है। तो आप सीधे जाकर के कुंभ राशि में जंप करके और उनके तीनों का आप फल देख सकते हैं। तो पहले आप अपना देखिए और उसको लिटरली मत अप्लाई कीजिए। जैसे कि उसमें ये कहा गया है कि एक स्त्री है जो गंदे कपड़े पहनकर एक जली हुई गाड़ी को खींच रही है जंगल में। तो आप इससे कुछ खास समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ से। लेकिन जब आप इस फिगर पर मेडिटेट करेंगे, इसका मेटाफिजिकल मीनिंग, और कहीं जाकर के ये तार आपके दिमाग में बज जाएगा कि ऐसा लगेगा कि जो इच्छाएं उस स्वरूप की बृहद जातक में बताई जा रही हैं, वो कहीं न कहीं आपके अंतर मन में कहीं डीप जाकर के, या तो वो डर है, या तो फिर वो इच्छा है, जिसे आप खुद भी नहीं जानते। लेकिन जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं, तो आप उसे समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप इसे समझेंगे, इसे अप्लाई करेंगे और इससे अपने अंतर मन तक पहुँचने का एक साधन समझेंगे। ये बहुत सारे एक्सप्लेनर वीडियोज़ के थ्रू समझाया गया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। नमस्कार। हर शुरुआत में असल में कई शुरुआतें छिपी होती हैं। आज हम मेष राशि के प्रतीक के भीतर झांकेंगे और उसके 3 अलग-अलग चेहरों को उजागर करेंगे। एक रक्षक है, एक साधक है और एक कलाकार। सवाल ये है कि ये तीनों एक ही बीज से कैसे पनपते हैं? चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। और यही सवाल हमारी इस खोज का केंद्र है। एक ही राशि के भीतर बसे इन 3 बिल्कुल अलग-अलग रूपों को हम करीब से देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमें हमारे अपने अस्तित्व के बारे में क्या सिखाते हैं। तो सबसे पहला रूप जो हमारे सामने आता है, वो एक रक्षक का है। एक ऐसी शक्ति जो अडिग है, जो रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। देखते हैं इसका स्वरूप कैसा है। ये है मेष का पहला दृष्कांड। दृष्कांड मतलब राशि का वो 1/3 हिस्सा जो एक खास ऊर्जा को दिखाता है। और ये पहला रूप एक शक्तिशाली पुरुष है जो बिल्कुल अडिग खड़ा है। इसकी मौजूदगी में ही एक अटूट दृढ़ता का एहसास होता है। इसका रूप देखने में भयावह है और आंखें बिल्कुल लाल। पर ये लाल आंखें क्या दिखाती हैं? क्या ये क्रोध की आग है या फिर जीवन की प्रचंड शक्ति? इसका जवाब शायद इसकी मंशा में छिपा है। इसका रंग शाम है और कमर पर एक सफेद कपड़ा बंधा है। सोचिए कितना गहरा विरोधाभास है। ये शायद इस बात का प्रतीक है कि सबसे प्रबल शक्ति के भीतर भी अंधेरे और प्रकाश का एक संतुलन होता है। और इसके हाथ में एक कुल्हाड़ी उठी हुई है। पर ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये कर्म के लिए, एक्शन के लिए हर पल तैयार रहने का प्रतीक है। ये कोई ठहरी हुई शक्ति नहीं है, बल्कि ये रक्षा करने का एक सक्रिय संकल्प है। और यहाँ इसका असली उद्देश्य एकदम साफ हो जाता है। इसका सारा अस्तित्व सिर्फ उसकी रक्षा के लिए है जो इसकी शरण में आया है। तो वो भयावह रूप, वो उठी हुई कुल्हाड़ी, वो हमले के लिए नहीं बल्कि संरक्षण के लिए है। अब हम दूसरे रूप की तरफ चलते हैं और ये पहले वाले से बिल्कुल अलग है। ये एक साधक का रूप है, एक खोजी का, जिसकी इच्छाएं और जरूरतें एकदम अलग हैं। तो अब हम मिलते हैं मेष के दूसरे दृष्कांत से। यहाँ पर शक्ति का रूप पूरी तरह से बदल जाता है। ये एक स्त्री है और इसकी ताकत किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि इसकी कभी न मिटने वाली आंतरिक इच्छाओं में है। इसका चेहरा अश्व का है और पेट घड़े जैसा। ये दोनों ही चीजें भौतिकता का प्रतीक हैं। ये हमें उस भूख की याद दिलाते हैं जो कभी शांत नहीं होती। एक ऐसी इच्छा जो हमेशा और ज्यादा की मांग करती है। ये एक पैर पर खड़ी है और प्यासी है।
ये एक तरह से असंतुलन और अभाव की स्थिति है। एक पैर पर खड़े होना अस्थिरता दिखाता है और प्यास वो एक गहरी अंदरूनी कमी को दर्शाती है। इसके लाल वस्त्र जुनून की आग को दिखाते हैं, जबकि आभूषणों की चाह बाहरी दुनिया से पहचान और सुंदरता पाने की इच्छा का प्रतीक है। इसका उद्देश्य है भोजन करना और खुद को सजाना। ये अस्तित्व की सबसे बुनियादी इच्छाओं का प्रतीक है। उपभोग करना और खुद को अलंकृत करना, ये जीवन की भौतिक प्यास है। और अब तीसरा और आखिरी रूप, एक शिल्पी का, एक कलाकार का, जिसमें हुनर है, महत्वाकांक्षा है और अंत में विफलता का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। ये है मेष का तीसरा दृश्यकांड। एक पुरुष जो कलाओं में तो माहिर है, लेकिन उसकी अपनी प्रकृति में ही एक विरोधाभास है। ये कहानी है रचनात्मकता और उसके साथ आने वाले संघर्ष की। इसका रंग कपिल है, पर स्वभाव को दुष्ट बताया गया है। ये इस बात को दर्शाता है कि हुनर और प्रतिभा हमेशा नैतिक शुद्धता के साथ नहीं आते। हाथ में एक मामूली सा डंडा है, लेकिन कला में असाधारण निपुणता, शायद यही इस शिल्पी का सार है। साधारण चीजों से कुछ असाधारण रचने की चाह। ये क्रोधी है और इसने भी लाल वस्त्र पहने हैं, लेकिन यहाँ ये लाल रंग उस दूसरे रूप की इच्छा से अलग है। ये रचनात्मक जुनून और शायद विफलता से पैदा हुए क्रोध का प्रतीक है। और यही इसकी दुखद कहानी का अंत है। काम करने का इरादा तो बहुत है, पर अंत में उसका संकल्प टूट जाता है। ये उस कलाकार की कहानी है जिसकी महत्वाकांक्षा उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा थी और अंत में उसे असफलता ही मिली। तो ये हैं वो तीन अलग अलग रूप, एक रक्षक, एक साधक और एक असफल शिल्पी। अब इन बिखरे हुए धागों को एक साथ बुनकर देखते हैं कि अस्तित्व का कैसा ताना बाना बनता है। देखिए, यहाँ तीनों रूप एक साथ हैं। एक तरफ रक्षक, जो अपनी कुल्हाड़ी से संरक्षण का इरादा रखता है। दूसरी तरफ साधक, जो अपनी अतृप्त प्यास से सिर्फ उपभोग की मंशा रखती है। और फिर वो शिल्पी, जो सृजन तो करना चाहता है, पर जिसे आखिर में विफलता मिलती है। ये तीनों विरोधाभासी ऊर्जाएं एक ही शुरुआत यानी मेष के भीतर मौजूद हैं। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आता है। क्या ये विरोधाभासी रूप एक अंदरूनी संघर्ष का प्रतीक हैं, या फिर ये एक ही प्रकृति की संपूर्णता को दर्शाते हैं? शायद किसी भी शुरुआत में रक्षा करने की शक्ति, इच्छा रखने की प्यास और कुछ बनाने और उसमें असफल होने का जोखिम, ये सब एक साथ ही मौजूद होते हैं। में कुछ पहलू बेहद गहरे और रहस्यमयी होते हैं। आज हम ऐसे ही एक पहलू को समझेंगे, वृषभ राशि के 3 गुप्त चेहरे, जिन्हें हम दृश्यकांड कहते हैं। चलिए, इन प्राचीन प्रतीकों में छिपे गहरे मतलब को एक एक करके खोलते हैं। तो ये जो 3 चेहरे हैं ना, ये असल में वृषभ राशि के अंदर की 3 अलग अलग यात्राओं की तरह हैं। हर चेहरे की अपनी एक कहानी है, अपना एक मतलब है। लेकिन जब ये तीनों मिलते हैं तो एक बहुत ही जटिल, एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी किताब के अलग अलग अध्याय मिलकर एक पूरी कहानी बुन देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चेहरे से। ये एक ऐसा प्रतीक है जो हमारी कच्ची सांसारिक भूख और इच्छा को दिखाता है। आप कह सकते हैं कि ये हमारे वजूद की बुनियाद है, वो बेसिक शक्ति जो हमें इस भौतिक दुनिया से, इस फिजिकल वर्ल्ड से जोड़कर रखती है। जरा इस आकृति के बिखरे हुए बालों को देखिए। ये सिर्फ अस्त व्यस्तता नहीं है, नहीं, ये दिखाते हैं बाहरी रूप रंग के लिए एक जुनून, एक ऑब्सेशन। ये एक ऐसी सुंदरता है, समझिए, जो अंदर जल रही इच्छाओं की आग में झुलस सी गई है। और हाँ, इस पहले चेहरे की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है इसका तोंद। देखिए, ये सिर्फ पेट की भूख नहीं है, नहीं, ये भौतिक अनुभवों के लिए एक बहुत गहरी, कभी न खत्म होने वाली प्यास है। हर चीज को महसूस करने की, चखने की और पा लेने की एक ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती। जले हुए कपड़े, ये प्रतीक बहुत शक्तिशाली है। सोचिए जरा, यह एक ऐसी हताश चाहत को दिखाता है जो अपने ही आराम, अपनी ही सुरक्षा को जला डालती है। यह इच्छा की वो आग है जो सब कुछ भस्म करने के बाद आखिर में खुद को ही जला देती है। इस चेहरे की एक और पहचान है, एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती ही नहीं। और ये सिर्फ पानी की प्यास नहीं है, नहीं, ये तो जिंदगी के हर अनुभव को, हर एक्सपीरियंस को सोख लेने की, हर पल को जी लेने की एक गहरी, एक रूहानी तड़प है। तो मतलब इस
पहले चेहरे का सार क्या हुआ? भौतिक पोषण और सजावट के लिए गहरा लगाव। ये पूरी तरह से दुनिया के सुखों में डूबा हुआ है, अपनी पहचान को जीवन के भौतिक रूप में ही पाता है। तो भूख से हम बढ़ते हैं ज्ञान की ओर। दूसरा दृष्टिकोण प्रतीक है व्यावहारिक सांसारिक ज्ञान और महारत का। ये इच्छा की उस कच्ची ऊर्जा को एक रचनात्मक शक्ति में बदलने का सफर है। ये व्यक्ति जमीन, अनाज, घर और गायों का ज्ञान रखता है। उसे कला, हल चलाना और गाड़ियां बनाने की भी समझ है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये तो सभ्यता, कृषि और शिल्प की एक गहरी समझ है। वो समझ जो इस दुनिया को बनाने और चलाने के लिए जरूरी है। इस आकृति का चेहरा भेड़ जैसा है, जो विनम्रता और एक शांत जिद दोनों का प्रतीक है। ये एक ऐसी आत्मा की तरफ इशारा करता है जो अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई है, ठीक उस भेड़ की तरह जो बाहरी दुनिया से बेखबर होकर बस अपने चरागाह पर ध्यान देती है। और कंधे बैल के कुबड़ जैसे, ये महान शक्ति और भारी बोझ उठाने की क्षमता का प्रतीक है। ये वो ताकत है जो समाज और जिम्मेदारियों का भार अपने कंधों पर उठा सकती है। और अब हम आते हैं अंतिम दृष्टिकोण पर। यह शक्तिशाली, सहज और चालाक शक्ति का प्रतीक है। ये ज्ञान से भी आगे वृत्ति की, इंस्टिंक्ट की शक्ति का रूप है। इसका शरीर हाथी जैसा है। ये विशालता, उपस्थिति और एक अजेय गति का एहसास कराता है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे आसानी से रोका नहीं जा सकता, जैसे कुदरत की कोई अपनी शक्ति हो। इसके पैर शरभ जैसे हैं। शरभ एक पौराणिक जीव है जिसे सिंह से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। कहते हैं कि शरभ एक ही छलांग में पूरी घाटी पार कर सकता था। तो ये पैर सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि एक अलौकिक शक्ति का प्रतीक है जो साधारण सीमाओं से बहुत परे है। सफेद दांत, ये अंदरूनी जीवन शक्ति का या फिर एक शिकारी की तैयारी का संकेत है। ये एक मौलिक, एक प्राइमल एनर्जी को दिखाता है जो इसके भीतर मौजूद है। तो यहाँ अहम बात यह है कि ये सिर्फ जानवर की तरह ताकतवर नहीं है। ये आकृति अपने लक्ष्यों को हासिल करने में बुद्धि और रणनीति का भी इस्तेमाल करती है। ये वो शक्ति है जिसे समझदारी से दिशा दी जाती है। तो इन तीन अलग अलग आकृतियों से हम क्या समझते हैं? असल में ये मिलकर एक ही जटिल संपूर्ण बनाते हैं। वे एक ही आत्मा के तीन पहलू हैं जो एक दूसरे में पूरी तरह से गुंथे हुए हैं। ये यात्रा कच्ची इच्छा से शुरू होती है, फिर व्यवहारिक ज्ञान और उसके इस्तेमाल से विकसित होती है और आखिर में सहज शक्ति के रूप में सामने आती है। ये भूख से महारत तक का एक पूरा सफर है। और ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारे भीतर कौन सी भूख है, कौन सा ज्ञान है और कौन सी शक्ति छिपी है? शायद इन प्राचीन प्रतीकों के आईने में हम अपने वजूद की गहराइयों को थोड़ा और बेहतर समझ पाएं। हर राशि की अपनी एक कहानी होती है ना? पर मिथुन, जिसे हम जुड़वा बच्चों की राशि कहते हैं, उसमें एक नहीं, कई राज छुपे हैं। तो आज चलिए मिथुन राशि के अंदर झांकते हैं और उसके तीन प्रतीकात्मक चेहरों को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सफर है, हमारे अस्तित्व का एक गहरा सफर। ज्योतिष में एक शब्द है दृष्टिकोण। इसका मतलब होता है राशि के तीन हिस्से या तीन चेहरे। हम मिथुन के इन्हीं तीन प्राचीन प्रतीकात्मक चेहरों को देखेंगे। और ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये तो क्रिएशन से लेकर एक्सप्रेशन तक की एक पूरी कहानी के तीन हिस्से हैं, तीन पड़ाव। तो हमारा सफर शुरू होता है पहले चेहरे से, जिसे हम कह सकते हैं सृजन का चेहरा। ये एकांत की बात करता है, खुद के अंदर झांकने की और उस जबरदस्त पोटेंशियल की जो किसी भी चीज के बनने से ठीक पहले मौजूद होती है। तो चलिए इस शांत शुरुआत के राज को खोलते हैं। तो यहाँ हमारे सामने एक स्त्री की आकृति है। वो अकेली है, एकांत में, पर उसमें एक शांत शक्ति है, एक गरिमा है। उसकी मौजूदगी किसी और के लिए नहीं, बाहरी दुनिया के लिए तो बिल्कुल नहीं, वो बस अपने लिए है। उसकी जो सुंदरता है, जो गहने उसने पहने हैं, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है। ये तो एक तरह से खुद को संवारने जैसा है, अपनी ही अंदर की दुनिया को सजाने जैसा। और देखिए, उसे सुई का काम पसंद है। अब ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये तो क्रिएशन का, कुछ बनाने का ही एक मेटाफर है। सोचिए, कितनी सावधानी, कितना सधा हुआ हाथ और कितना धैर्य लगता है एक एक धागा जोड़कर कुछ नया बना देना। और फिर ये उठे हुए हाथ, कितना पावरफुल सिंबल है ना? क्या वो कुछ चढ़ा रही हैं या प्रार्थना कर रही हैं, या फिर किसी अनदेखी चीज को, किसी विचार को आकार दे रही हैं? ये एक ऐसे पोटेंशियल की तरफ इशारा है जिसे अभी शब्दों में बयां नहीं किया गया।
और यहीं आता है सबसे गहरा सिंबल, निःसंतान और रजस्वला। इसका मतलब है कि जीवन देने की जो शक्ति है वो अपने प्योर पोटेंशियल में मौजूद है, पर अभी तक उसने कोई रूप नहीं लिया है। ये क्रिएशन के शुरू होने से ठीक पहले का वो ठहरा हुआ वो पवित्र पल। तो अब तक जो पोटेंशियल अंदर था, अब वो बाहर की दुनिया में कदम रख रहा है। चलिए दूसरे चेहरे की तरफ बढ़ते हैं। ये है संरक्षण का चेहरा, वो जगह जहां सोच अब एक्शन में बदल जाती है। यहाँ हमारे सामने एक पुरुष योद्धा की तस्वीर है। उसकी मौजूदगी इस दुनिया में है, जमीन पर। उसका एक मकसद है, एक काम है जिसे उसे पूरा करना है। और उसके जो आभूषण हैं, वो सजावट के लिए नहीं, वो काम के लिए हैं, सुरक्षा के लिए। उसका कवच, उसका धनुष, ये सब बताते हैं कि वो दुनिया की मुश्किलों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। कहा गया है गरुड़ जैसा चेहरा। गरुड़ कौन है? वो पौराणिक दिव्य पक्षी जो विजिलेंस, पावर और जबरदस्त प्रोटेक्शन का सिंबल है। तो ये चेहरा सिर्फ एक डिटेल नहीं है, ये उसके पूरे किरदार का, उसकी भूमिका का निचोड़ है। और वो रहता कहाँ है? एक बगीचे में। अब सोचिए, एक वॉरियर और वो भी एक बगीचे में। ये एक गहरा कॉन्ट्रास्ट है ना? इससे साफ पता चलता है कि उसका काम तोड़ना नहीं, बल्कि जोड़ना है। वो जीवन की रक्षा करने वाला है, एक संरक्षक। और यहीं हमें इस प्रोटेक्टर की इंसानियत भी दिखती है। उसे खेल पसंद है, बच्चे पसंद हैं, दौलत की कद्र है। मतलब वो उन्हीं चीज़ों को वैल्यू देता है जिनकी वो रक्षा कर रहा है। एक शांत, सुखी जीवन के जो असली खजाने होते हैं। तो यहाँ एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। जो पावर प्रोटेक्शन के लिए थी, अब वो एक्सप्रेशन के स्किल में बदल रही है। हथियार और कवच की जगह अब कला और कविता ले रहे हैं। और यही बदलाव हमें हमारे तीसरे और आखिरी चेहरे की ओर ले जाता है। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां आकर शक्ति कला का रूप ले लेती है। ये है एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति का चेहरा। ये जो तीसरी आकृति है, ये एक ऐसा इंसान है जिसकी पहचान ही उसकी कला, उसकी कल्चर और उसके रिफाइंड परफॉर्मेंस से होती है। वो भी गहनों से सजा है, रत्नों से। लेकिन ये पहली आकृति वाली बात नहीं है। ये खुद के लिए नहीं, ये पब्लिक डिस्प्ले है। ये कल्चर, अचीवमेंट और आर्ट का प्रदर्शन है। उसके पास धनुष और तरकश अब भी हैं, पर अब ये लड़ाई के हथियार नहीं रहे। ये सिंबल बन गए हैं मास्टरी का, प्रिसिजन का, एक तराशे हुए हुनर का। यहाँ आकर जो रॉ एनर्जी थी, वो अब रिदम, ग्रेस और कल्चरल एक्सप्रेशन में बदल जाती है। ये पावर का सबसे ऊंचा, सबसे रिफाइंड फॉर्म है। और आखिर में कवि, पोएट, वो जो इंसान के एक्सपीरियंस को लेकर उसे कॉमन मीनिंग और खूबसूरती में ढाल देता है। यही तो है क्रिएशन और प्रोटेक्शन के सफ़र की मंजिल। तो अब जब हम इन तीनों तस्वीरों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक पूरी कहानी बनती है। ये एक ट्रिप्टिक की तरह है, मतलब 3 हिस्सों वाली एक तस्वीर जो हमारे होने के, हमारे अस्तित्व के सफ़र को दिखाती है। ये टेबल इस पूरे सफ़र को बहुत साफ साफ दिखाती है। शुरुआत होती है क्रिएटर की अंदरूनी दुनिया से, फिर हम गुजरते हैं प्रोटेक्टर की बाहरी दुनिया से, और आखिर में पहुंचते हैं परफॉर्मर की कल्चरल दुनिया में। मतलब पोटेंशियल से सिक्योरिटी और फिर सिक्योरिटी से एक्सप्रेशन तक। तो क्रिएटर से प्रोटेक्टर और फिर परफॉर्मर तक मिथुन के ये 3 चेहरे आखिर हमें सिखाते क्या हैं? ये जो सितारों की कहानी है, ये हमारे अपने वजूद के बारे में क्या कहती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सितारों में भी है और हमारे अंदर भी। आज हम कर्क राशि के इन्हीं 3 चेहरों के पीछे छिपे रहस्यों को जानेंगे। पहला चेहरा, ये हमें प्रचुरता की दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जो भरपूर है। कल्पना कीजिए चंदन के पेड़ों से घिरे एक जंगल की, जहां एक बहुत ही रहस्यमयी आकृति रहती है। प्राचीन ग्रंथों में इस पहले चेहरे के बारे में कुछ ऐसा लिखा है। एक व्यक्ति जिसके हाथों में फल, जड़ें और पत्तियां हैं। उसका शरीर हाथी जैसा विशाल है। वो चंदन के पेड़ों वाले जंगल में रहता है। उसके पैर शरभ जैसे हैं और गर्दन घोड़े जैसी। हाथी जैसा शरीर, सोचिए जरा, ये सिर्फ बड़े आकार की बात नहीं है। ये उस विशाल, अडिग शक्ति और धरती से गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। एक ऐसी स्थिरता जिसे कोई तूफान हिला न सके। और उसके हाथों में फल, जड़ें और पत्तियां हैं। ये पोषण का प्रतीक है। ये आकृति एक सौम्य प्रदाता की है, एक देने वाले की, जो धरती की उदारता से, उसकी देन से गहराई से जुड़ा हुआ है। फिर आते हैं शरभ जैसे पैर।
शरभ एक पौराणिक जीव है जो शेर और पक्षी का मिला-जुला रूप है। ये असाधारण शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि ये आकृति साधारण नहीं है, इसमें कई शक्तियां मिली हुई हैं। और आखिर में घोड़े जैसी गर्दन। ये जंगलीपन और बड़प्पन यानी आज़ादी और गरिमा के एक साथ होने का संकेत है। एक ऐसी आत्मा जो आज़ाद है लेकिन फिर भी शाही है। अब हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में कदम रखते हैं। ये दुनिया है भक्ति की, पवित्र सुंदरता की और बहुत ही गहरी भावनाओं की। दूसरा चेहरा एक स्त्री का है। उसका वर्णन कुछ यूं है। एक स्त्री जिसके सिर पर कमल के फूलों से पूजा की जाती है। वो सांपों के साथ है, पूरी तरह से युवा है, पलाश के पेड़ की डाली पर रहती है और रो रही है। कमल के फूलों से उसकी पूजा होती है। कमल पवित्रता, श्रद्धा और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। ये दिखाता है कि उसे एक देवी की तरह पूजा जाता है। उसका दर्जा बहुत ऊंचा है। और फिर हैं सांप। सांप सिर्फ खतरे का प्रतीक नहीं है, वे जीवन, मृत्यु और बदलाव के गहरे चक्र को दर्शाते हैं। वो कुंडलिनी ऊर्जा यानी हमारे अंदर सोई हुई जीवन शक्ति का भी प्रतीक है। उसका पूर्ण यौवन, ये जीवन की शक्ति, ऊर्जा और जीवंतता का जश्न है। वो प्रकृति की बनाने वाली रचनात्मक ऊर्जा का जीता जागता स्वरूप है। लेकिन एक सवाल उठता है, वो रो क्यों रही है? क्या ये कोई पवित्र दुख है या फिर दुनिया के दर्द के लिए एक गहरी सहानुभूति? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारा तीसरा और आखिरी चेहरा हमें एक यात्रा पर ले जाता है। ये एक उद्देश्य की, एक खोज की और अटूट इरादे की कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो सांपों से ढका हुआ है और अपनी पत्नी के खोए हुए गहनों की तलाश में एक नाव पर बैठकर समुद्र पार कर रहा है। यहाँ भी सांप हैं, लेकिन इस बार उनका रूप बिल्कुल अलग है। यहाँ वो एक कवच की तरह हैं, एक आवरण। क्या ये सुरक्षा का प्रतीक है या फिर उन गहरी रहस्यमयी ताकतों से एक जुड़ाव का जो इस यात्रा में उसकी मदद कर रही हैं? ये यात्रा असल में 3 हिस्सों की कहानी है। पहला हिस्सा है हानि, पत्नी के गहनों का खो जाना, जो इस पूरी खोज की वजह बनता है। दूसरा हिस्सा है पार करना, एक विशाल महासागर की चुनौती को स्वीकार करना। और तीसरा है खोज, कुछ बेहद कीमती और खोई हुई चीज को वापस पाने की कभी न खत्म होने वाली कोशिश। तो हमारे सामने ये 3 अलग-अलग चेहरे हैं। पहला एक मिला-जुला पुरुष रूप जो प्रचुरता का प्रतीक है। दूसरा एक युवा स्त्री जो भक्ति और गहरी भावनाओं को दर्शाती है। और तीसरा एक दृढ़ निश्चयी पुरुष जो एक खोज पर निकला है। हर कोई अपने खास माहौल और काम में डूबा हुआ है। तो सवाल ये है कि ये प्राचीन चेहरे हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया के बारे में क्या बताते हैं? शक्ति, भावना और उद्देश्य के ये मूल रूप शायद हम सबके भीतर किसी न किसी तरह मौजूद हैं और बस अपने बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। अग्नि तत्व की राशि सिंह से, और देखते हैं कि सिंह राशि के 3 अलग-अलग दृश्यकाणों में जन्म लेने वालों के लिए कौन से 3 बिल्कुल जुदा चित्र सामने आते हैं। जो लोग सिंह राशि के पहले दृश्यकाण में पैदा होते हैं, उनके लिए ये नज़ारा है। ये तस्वीर काफी गहरी है। इसमें एक अलगाव का, एक अकेलेपन का दर्द छुपा है। देखिए, गिद्ध और सियार ये अवसरवादी स्वभाव को दिखाते हैं, जो दूसरों के छोड़े हुए पर गुजारा करते हैं। ये चित्र असल में जिंदगी के उस शुरुआती संघर्ष को दिखाता है जहां इंसान को लगता है कि उसे अपनी जड़ों से काट दिया गया है और अब उसे सब कुछ अकेले ही हासिल करना है। पहले चित्र के उस अकेलेपन से बाहर निकलकर सिंह का दूसरा स्वरूप एक बिल्कुल ही अलग ऊर्जा के साथ सामने आता है, और यहाँ ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। ये एक योद्धा का चित्र है। घोड़े जैसा शरीर जो बेहिसाब शक्ति का प्रतीक है, हाथ में धनुष जो लक्ष्य पर टिके रहने का प्रतीक है, और सिंह जैसी भयंकरता जो उसके साहस को दिखाती है। इस चित्र में वो आत्मा है जो अपना मकसद जानती है और उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और अब सिंह राशि के तीसरे और आखिरी देशकांड का चित्र। ये नज़ारा हमें सीधा प्रकृति की आदिम शक्तियों से जोड़ता है। भालू का चेहरा शक्ति और एकांत को दिखाता है, जबकि दंदर जैसी हरकतें उसकी चतुराई और बुद्धि को। हाथ में छड़ी, फल और मांस इस बात का इशारा है कि ये इंसान अपने और अपने लोगों के लिए संसाधन जुटाने में माहिर है। ये प्रकृति के साथ एक बहुत ही गहरा, एक मौलिक रिश्ता दिखाता है। तो अग्नि की उस तेजी से
अब हम उतरते हैं जल की गहराइयों में। वृश्चिक राशि, इसके 3 दृश्यकाण 3 और भी ज्यादा रहस्यमयी और शक्तिशाली चित्र हमारे सामने लेकर आते हैं। जो लोग वृश्चिक राशि के पहले दृश्यकाण में जन्म लेते हैं, उनके लिए ये प्रतीक उभरता है। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है। नग्नता यहाँ शुद्धता और वल्नरेबिलिटी का प्रतीक है कि कोई बनावट नहीं है, जो है सामने है। वो एक विशाल सागर से, यानी भावनाओं की अथाह गहराइयों से निकलकर किनारे पर आ रही है, और उसके पैरों में लिपटे सांप उन बंधनों को दिखाते हैं जो उसे रोके हुए है। लेकिन याद रखिए, सांप ज्ञान और बदलाव का भी प्रतीक है। यह उस आत्मा का चित्र है जो अपनी गहराइयों से निकलकर अपनी सच्चाई को अपना रही है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अब हम वृश्चिक के दूसरे दृश्यकाण की गहराइयों को समझते हैं। ये चित्र सुरक्षा और पोषण का है, एक ठहराव का। घर और खुशी की चाहत एक गहरी भावनात्मक नींव की जरूरत को दिखाती है। कछुए जैसा शरीर एक सुरक्षा कवच की तरह है, और बर्तन संसाधनों को संभालने और सहेजने की क्षमता को दिखाता है। यहाँ पर सांप एक रक्षक की भूमिका में है, जो उस घर को, उस सुकून को बाहरी खतरों से बचा रहे हैं। ये एक संरक्षक की आत्मा है, जिसे स्थिरता में ही अपनी असली खुशी मिलती है। और अब वृश्चिक का अंतिम और शायद सबसे रहस्यमयी चित्र। ये एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है। सिंह का साहस है, लेकिन स्वभाव कछुए जैसा रक्षात्मक है। ये एक ऐसा रक्षक है जो हमलावर नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी मौजूदगी से ही खतरों को दूर रखता है। वो कुत्तों, हिरणों और सियारों को डराता है। मतलब वो उन छोटी छोटी परेशानियों और धोखों से अपने दायरे की रक्षा करता है जो शांति को भंग कर सकते हैं। ये एक खामोश लेकिन बेहद शक्तिशाली संरक्षक का प्रतीक है। तो हमने इन 6 शक्तिशाली चित्रों को देखा। अग्नि के 3 रूप और जल के 3 रूप। ये सिर्फ ज्योतिष की बातें नहीं हैं, ये असल में इंसानी अनुभव के बहुत गहरे पहलुओं को दिखाते हैं। और यहीं पे सबसे जरूरी सवाल उठता है, क्या ये चित्र किसी की किस्मत को पहले से तय कर देते हैं, या फिर ये सिर्फ एक नक्शा है जो हमारे ही अंदर छिपी हुई ताकतों, कमजोरियों और संभावनाओं को हमें दिखाते हैं। शायद इनकी असली ताकत हमें ये बताने में है कि हर इंसान के भीतर एक योद्धा, एक संरक्षक, एक त्यागी और एक साधक सब कुछ मौजूद है। और चुनाव हमेशा हमारा होता है कि हम किस चित्र को अपनी जिंदगी में ज्योतिष की जिंदा दुनिया में कन्या राशि के भीतर 3 बहुत अलग-अलग व्यक्तित्व छिपे हुए हैं, जिन्हें हम दृश्यकाण कहते हैं। असल में राशि चक्र का हर 30 डिग्री का हिस्सा 3 10-10 डिग्री के हिस्सों में बटा होता है, और हर एक हिस्सा एक दृश्यकाण कहलाता है। आज हम कन्या राशि के इन्हीं 3 चेहरों की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किसी व्यक्ति के चरित्र को कैसे आकार देते हैं। कभी सोचा है कि एक ही राशि के तहत पैदा हुए लोग इतने अलग कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब कन्या राशि के इन्हीं 3 दृश्यकाणों में छिपा है। ये एक ही व्यक्तित्व के 3 अलग-अलग, बहुत ही गहरे पहलुओं को हमारे सामने रखते हैं। पहला चेहरा एक साधक का है। ये कन्या राशि के पहले दृश्यकाण में, यानी शुरुआती 10 डिग्री में जन्म लेने वालों का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक ऐसी आत्मा है जो हमेशा लगातार ज्ञान की खोज में रहती है। इसका पहला स्वरूप एक स्त्री का है। ये स्त्री सृजन और पोषण की प्रतीक है। उसका गहरा संबंध धरती से है और वो ज्ञान को सोखने के लिए हमेशा तैयार रहती है, ठीक उस सूखी धरती की तरह जो बारिश की पहली बूंद का इंतजार करती है। उसके हाथों में फूलों से भरा हुआ एक पात्र है। ये फूल सिर्फ सुंदरता नहीं दिखाते, बल्कि ये प्रकृति की पवित्रता, ईश्वर को चढ़ाई जाने वाली एक भेंट और जीवन की खिलती हुई अनगिनत संभावनाओं का भी प्रतीक हैं। लेकिन यही एक गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। उसके वस्त्र मैले हैं। ये इस बात का संकेत है कि उसकी यात्रा आसान नहीं है। वो संसारिक दुनिया के संघर्षों और धूल मिट्टी से होकर गुजर रही है। ये आध्यात्मिक यात्रा की एक जमीनी हकीकत है। ये स्वरूप धन और अच्छे वस्त्रों का शौकीन है। ये हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक खोज और सांसारिक इच्छाएं अक्सर एक साथ ही चलती हैं। यही तो इंसान होने का विरोधाभास है। हमारी जड़ें भौतिक दुनिया में हैं, लेकिन हमारी चाहत सितारों तक पहुंचने की है। तो फिर उसकी अंतिम दिशा क्या है? वो अपने गुरु के घर की ओर जा रही है। तमाम सांसारिक इच्छाओं और संघर्षों के बावजूद उसका असली लक्ष्य ज्ञान और एक उच्च चेतना को पाना ही है। चलिए अब दूसरे चेहरे की ओर बढ़ते हैं। ये कन्या राशि के दूसरे दृश्यकाण का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्वरूप है एक लेखक का, एक हिसाब किताब रखने वाले का। यहाँ स्वरूप में एक बड़ा बदलाव आता है।
हम एक पुरुष को देखते हैं जो ऊर्जा में एक बदलाव का प्रतीक है। हम स्त्री की ग्रहणशील आंतरिक ऊर्जा से पुरुष की सक्रिय और विश्लेषणात्मक शक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। उसके हाथ में एक कलम है। यह सिर्फ लिखने का एक औजार नहीं है, बल्कि ये बुद्धि, कानून और व्यवस्था की शक्ति का प्रतीक है। ये इस क्षमता को दिखाता है कि कैसे हकीकत को दर्ज किया जा सकता है और उसे एक संरचना दी जा सकती है। उसका सिर एक कपड़े से बंधा हुआ है, जो गहन ध्यान का प्रतीक है। ये एक विद्वान की परंपरा या एक शिल्पकार की महारत का संकेत हो सकता है, जो बाहरी दुनिया की चकाचौंध से अपने मन को बचा कर रखता है, ताकि वो अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान लगा सके। वो लाभ और व्यय की गिनती कर रहा है। ये क्रिया एक बहुत ही व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक दिमाग को दिखाती है। एक ऐसा दिमाग जो दुनिया को तर्क और संतुलन के तराजू पर तौलता है। लेकिन ये विश्लेषणात्मक दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली मौलिक ऊर्जा के ऊपर टिका है। उसका शरीर घने बालों से ढका हुआ है, जो आदिम अदम्य शक्ति और जीवन शक्ति का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि तर्क की सतह के नीचे हमेशा एक सहज वृत्ति मौजूद होती है। और आखिर में वो एक बड़ा धनुष धारण करता है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये अपार संभावित शक्ति का प्रतीक है, जिसे अभी संभाल कर रखा गया है। ये इच्छा शक्ति और उद्देश्य हैं जो बस सही क्षण का इंतजार कर रहा है। और अब हम अंतिम चित्र पर आते हैं। कन्या राशि के तीसरे और अंतिम दृश्यकाल का चेहरा। यह पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का स्वरूप है, एक संत का। तीसरा स्वरूप एक शांत, बुद्धिमान स्त्री का है। उसकी उपस्थिति में एक दिव्यता और पवित्रता का अनुभव होता है, जो जैसे एक जीवन भर की आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम हो। वो एक बड़े सफ़ेद रेशमी कपड़े से ढकी हुई हैं। ये सफ़ेदी शुद्धता, परिष्कार और आध्यात्मिक सुरक्षा का प्रतीक है। ये पहले चेहरे के मैले वस्त्रों से कहीं आगे सांसारिक मैल से ऊपर उठने की एक अवस्था को दर्शाता है। उसके हाथों में एक पात्र और एक चम्मच है। ये साधारण वस्तुएं नहीं हैं, ये पोषण और सेवा के उपकरण हैं। वे एक ऐसी आत्मा का प्रतीक है जो दूसरों की सेवा करने में आनंद पाती है, चाहे वो भोजन के माध्यम से हो या सांत्वना के माध्यम से। और उसकी अंतिम यात्रा सीखने के लिए नहीं है जैसी साधक की थी, बल्कि भक्ति के लिए है। वो एक मंदिर की ओर जा रही है जो परमात्मा के साथ संवाद करने की गहरी इच्छा से प्रेरित है। ये साधक की यात्रा का अंतिम लक्ष्य है, आध्यात्मिक शिखर। तो हमारे सामने ये तीन अलग अलग चित्र हैं, साधक, लेखक और संत। अब इन तीनों प्रतिबिंबों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये हमें कौन सी गहरी कहानी बताते हैं। जब हम इन तीन चेहरों को एक साथ देखते हैं तो हमें एक पूरी यात्रा दिखाई देती है। साधक सांसारिक दुनिया में ज्ञान की तलाश करता है, लेखक उसी दुनिया को तर्क और संरचना के साथ व्यवस्थित करता है, और संत भौतिक से परे जाकर भक्ति की स्थिति में पहुंच जाता है। तीन अलग अलग रास्ते, तीन अलग अलग उपकरण, लेकिन सभी एक ही कन्या ऊर्जा से पैदा हुए हैं। तो अंतिम सवाल ये उठता है, क्या ये तीन अलग अलग आत्माएं हैं या एक ही आत्मा के विकास के तीन अलग अलग चरण हैं, साधक से लेखक तक और फिर लेखक से संत तक? शायद कन्या राशि की असली कहानी एक यात्रा की ही कहानी है, भौतिक दुनिया से होकर बुद्धि के माध्यम से और अंत में परमात्मा तक। तुला राशि का मतलब सिर्फ एक पहचान नहीं है, इसके भीतर तीन अलग अलग चेहरे, तीन अलग अलग व्यक्तित्व छिपे हुए हैं। आपका जन्म तुला राशि के किस हिस्से में हुआ है, यही बात तय करती है कि इन तीन स्वरूपों में से कौन आपकी कहानी कहता है। आज हम ज्योतिष के एक गहरे सिद्धांत दृष्काण के जरिए तुला के इन तीन अनोखे चेहरों को एक एक करके समझेंगे। तो ये दृष्काण आखिर है क्या? देखिए, हर राशि 30 डिग्री की होती है। ज्योतिष में इस 30 डिग्री के विस्तार को 10-10 डिग्री के 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्सा यानी हर दृष्काण उस राशि की ऊर्जा को एक बिल्कुल अलग रंग देता है, एक अलग व्यक्तित्व गढ़ता है। तो चलिए तुला की इन तीन गहराइयों में उतरते हैं। इस सफर में हम तीन किरदारों से मिलेंगे। पहला है व्यापारी, दूसरा एक पीड़ित व्यक्ति और तीसरा एक वनवासी। और आखिर में हम इन तीनों को एक साथ रखकर देखेंगे कि ये मिलकर तुला के बारे में क्या बताते हैं। पहला चेहरा है व्यापारी का। ये उन लोगों का प्रतीक है जिनका जन्म तुला राशि के पहले दृष्काण में यानी शुरुआती 10 डिग्री के भीतर हुआ है। ये स्वरूप व्यापार, हिसाब किताब और भौतिक मूल्य की दुनिया से जुड़ा है। प्राचीन ग्रंथ इस चेहरे की तस्वीर कुछ इस तरह बनाते हैं।
एक आदमी सड़क के बीचों बीच अपनी दुकान में बैठा है, हाथ में तराजू लिए, और उसका पूरा ध्यान अपने पैसे और दुकान के सामान की कीमतों पर लगा है। यहाँ तराजू सिर्फ एक औजार नहीं है, ये संतुलन और न्याय की एक अंतहीन खोज का प्रतीक है। ये एक ऐसा नजरिया है जो दुनिया को लेन देन के रूप में देखता है, जहां हर चीज का एक मोल है, हर रिश्ते का एक हिसाब है। और दुकान का सड़क के बीच में होना, ये प्रतीक है एक ऐसे जीवन का जो अवसरों के चौराहे पर खड़ा है। ये व्यक्ति दुनिया से अलग थलग नहीं है, बल्कि उसके ठीक बीच में रहकर सबके सामने अपना संतुलन खोज रहा है, हमेशा एक नए सौदे के लिए तैयार। इस पहले चेहरे की दुनिया धन, कीमत और मूल्य के चारों ओर घूमती है। यहाँ सोच का हर धागा इसी हिसाब किताब से जुड़ा है कि किस चीज का क्या दाम है। संक्षेप में कहें तो इस स्वरूप के लिए ये दुनिया एक बहुत बड़ा बाजार है। अब बाजार की उस दुनिया से निकलकर हम एक बिल्कुल अलग धरातल पर आते हैं। दूसरा चेहरा जो तुला के दूसरे दृष्कांड में जन्मे लोगों से जुड़ा है, वो जरूरत, अस्थिरता और गहरे भावनात्मक लगाव की कहानी कहता है। या एक पीड़ित का चेहरा है। इसका वर्णन सुनिए। गिद्ध जैसे चेहरे वाला एक आदमी, भूखा और प्यासा, एक ऐसा बर्तन पकड़े हुए है जो बस गिरने ही वाला है, और वो अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोच रहा है। एक ही वाक्य में कितनी गहरी पीड़ा और चिंता छिपी है। गिद्ध का चेहरा ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये सिर्फ भूख और प्यास नहीं, बल्कि एक ऐसे अस्तित्व को दिखाता है जो हमेशा अभाव में जीता है, जिसे हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये अस्तित्व की एक निरंतर लड़ाई है। और वो बर्तन जो गिरने ही वाला है, ये अस्थिरता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि इस व्यक्ति के पास जो भी संसाधन है वो कितने नाजुक हैं। नुकसान का खतरा हर पल बना हुआ है। जो कुछ भी उसके पास है वो किसी भी पल हाथ से फिसल सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये बर्तन किस चीज का प्रतीक है। क्या ये धन है, या स्वास्थ्य, या फिर रिश्ते? शायद ये जीवन की उस नाजुकता का ही प्रतीक है जिसे हम सब किसी न किसी रूप में संभाले हुए हैं। यहीं पर पहले और दूसरे चेहरे का सबसे बड़ा अंतर सामने आता है। व्यापारी का ध्यान पैसे पर था, लेकिन इस पीड़ित व्यक्ति का ध्यान अपनी पत्नी और बच्चों पर है। इसका मतलब है कि उसका संतुलन भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि भावनात्मक रिश्तों में टिका है। उसकी चिंता सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्रति फर्ज से बंधी है। और अब हम पहुंचते हैं तीसरे और सबसे जटिल चेहरे पर, वनवासी। यह तुला राशि के तीसरे दृष्कांड का प्रतीक है। एक ऐसा प्राणी जो एक ही समय में दो दुनियाओं में जीता है, सभ्य भी और जंगली भी। इसका वर्णन देखिए। रत्नों से सजा एक आदमी, सोने का तरकश और कवच पहने हुए, जंगल में जानवरों को डरा रहा है। बंदर जैसा दिखता है और हाथ में फल और मांस दोनों लिए हुए है। यहाँ एक ही छवि में कितने विरोधाभास है। इस विरोधाभास को समझते हैं। एक तरफ सभ्यता के प्रतीक हैं, रत्न, सोने का तरकश, कवच, ये सब समाज की निशानियां हैं। और दूसरी तरफ है आदिम जंगलीपन, बंदर जैसा दिखना, जानवरों को डराना, जंगल का माहौल। ये एक ही व्यक्ति के भीतर की दो ताकतों का टकराव है। और उसके हाथ में फल और मांस दोनों का होना, ये भी एक गहरे द्वैत का प्रतीक है। फल जिसे इकट्ठा किया जाता है, जो प्रकृति का उपहार है, और मांस जिसे शिकार करके शक्ति से हासिल किया जाता है। यह व्यक्ति पोषण भी दे सकता है और संहार भी कर सकता है। तो ये हैं तीन अलग अलग चेहरे, व्यापारी, पीड़ित और वनवासी। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों को एक साथ रखने पर तुला की असली तस्वीर क्या बनती है। ये टेबल तीनों दुनियाओं का सार हमारे सामने रखती है। व्यापारी बाजार में मूल्य और संतुलन खोजता है। पीड़ित व्यक्ति अभाव की स्थिति में रिश्तों और परिवार में संतुलन साधता है। और वनवासी जंगल में अपने सभ्य और जंगली रूप के बीच अस्तित्व का संतुलन बनाता है। तुला की संतुलन की खोज इन तीन अलग अलग मैदानों पर लड़ी जा रही है। तो ये है तुला के तीन चेहरे, पर इन तीनों का सार एक ही है, संतुलन की तलाश। यह हमें दिखाता है कि संतुलन कोई शांत अवस्था नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाला संघर्ष है। चाहे वो बाजार के लेन देन में हो, परिवार की जरूरतों में हो, या प्रकृति और सभ्यता के द्वैत के बीच में हो। शायद ये तीनों चेहरे हम सभी के भीतर मौजूद हैं, जो जीवन के अलग अलग मोड़ पर सामने आते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त हमारे भीतर कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा जागृत है। वृश्चिक राशि के तीन दृष्कांड,
ये 3 अलग-अलग चेहरे हैं, 3 अलग-अलग जीवन दृष्टिकोण। जो भी इन दृष्टिकोणों में जन्म लेते हैं, ये उनके जीवन के रास्तों को दिखाते हैं। चलिए इन गहरे और रहस्यमयी प्रतीकों के पीछे जो सच छिपा है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो 3 दर्शन हैं, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं। ये वृश्चिक राशि में जन्म लेने वालों के लिए उनकी नियति के 3 अलग-अलग नक्शे हैं। हर दृश्यकांड एक बहुत ही अनोखी कहानी कहता है, जिसमें एक अलग तरह का संघर्ष है और एक अलग तरह की शक्ति भी। तो पहला दृश्यकांड ये विस्थापन और एक अंतहीन खोज की बहुत ही गहरी कहानी है। ये उन लोगों के बारे में है जो हमेशा अपने घर की तलाश में रहते हैं। वो चाहे दुनिया में कहीं भी हों, उनके अंदर अपनेपन की एक प्यास कभी नहीं बुझती। जरा इस छवि की कल्पना कीजिए। एक नग्न स्त्री जिसके पास कोई आभूषण नहीं है, अपनी पहचान के सभी बाहरी प्रतीकों से मुक्त। वो एक विशाल महासागर के बीच से किनारे की ओर आ रही है और उसके पैर सांपों से बंधे हैं, जो उसे रोक भी रहे हैं और शायद एक अनोखे रास्ते पर ले भी जा रहे हैं। यहाँ जो नग्नता है वो सिर्फ भेद्यता का प्रतीक नहीं है, ये शुद्ध सत्य का भी प्रतीक है। ये एक साहस है, समाज के दिए हुए मुखौटों के बिना अपने असली स्वरूप में होने का साहस। एक ऐसी अवस्था जहां कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ सामने है। और ये महासागर, ये हमारे अचेतन मन का प्रतीक है, हमारी भावनाओं की वो गहरी अथाह दुनिया जहां से हम सब आते हैं। तो ये यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होती है। ये आत्मखोज की एक गहरी और अक्सर तूफानी यात्रा है। विस्थापन, यही इस दर्शन का केंद्र है। ये अपनेपन के लिए एक गहरी तड़प है, ये महसूस करना कि आप कहीं के नहीं हैं। और जानते हैं, यही एहसास है जो आपको अपने सच्चे घर, अपनी असली पहचान की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ सांपों का विरोधाभास बहुत गहरा है। एक तरफ ये हमारे डर हो सकते हैं, हमारी सीमाएं, लेकिन यही सांप हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकते हैं। कभी-कभी जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा रोकती है, वही हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता भी दिखाती है। अब चलिए दूसरे दर्शन की ओर बढ़ते हैं। ये वृश्चिक के दूसरे दृश्यकांड में जन्म लेने वालों का प्रतिनिधित्व करता है, और ये छवि है आश्रय और अपनेपन की, जो पहले दर्शन से बिल्कुल विपरीत है। तो दूसरे दृश्यकांड में हम एक पूरी तरह से अलग ऊर्जा देखते हैं। ये घर, आराम और सुरक्षा की ऊर्जा है। एक ऐसी स्त्री की छवि जो अपने परिवार के लिए एक अभयारण्य बनाती है, एक सुरक्षित किला। यहाँ पर घर सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक एहसास है, सुरक्षा, स्थिरता और प्रेम का एहसास। ये बाहरी दुनिया के तूफानों से अपने लोगों को बचाने के लिए एक मजबूत आश्रय बनाने की कला है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सांप फिर से दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार वो बंधन नहीं, बल्कि रक्षक हैं। वे उस छिपी हुई ताकत का प्रतीक हैं जो घर और परिवार की रक्षा करती हैं। एक ऐसी ताकत जिसे बाहरी दुनिया शायद देख भी नहीं सकती। कछुआ, ये सुरक्षा का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि कैसे जरूरत पड़ने पर अपने खोल में पीछे हटना है, कैसे अपनी ऊर्जा को बचाना है और कैसे बाहरी दुनिया के खतरों से खुद की रक्षा करनी है। ये धैर्य और आत्मरक्षा का प्रतीक है। तो इन दोनों दर्शनों के बीच का अंतर साफ है। एक आत्मा जो खोज रही है और दूसरी आत्मा जो सुरक्षा दे रही है। एक जो अपनी जगह से उखड़ी हुई महसूस करती है और दूसरी जो अपनी जगह पर बहुत गहराई से जमी हुई है। चलिए अब तीसरे और अंतिम दर्शन पर चलते हैं। ये वृश्चिक के तीसरे दृश्यकांड में जन्म लेने वालों के लिए है। यहाँ पर जो रूप है वो मानवीय नहीं है, वो एक शक्तिशाली सुरक्षक का रूप है। तीसरा दृश्यकांड एक बहुत ही शक्तिशाली संरक्षक की छवि हमारे सामने रखता है, एक शेर। लेकिन ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो व्यवस्था बनाए रखती है और हर उस चीज की रक्षा करती है जो मूल्यवान है। शेर, ये शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो डरती नहीं है, जो हर चुनौती का सामना करती है और जो दूसरों को प्रेरित भी करती है। समझिए, एक जन्मजात शासक। शेर के साथ कछुए का चेहरा, ये संयोजन शक्ति के साथ ज्ञान को जोड़ता है। ये सिर्फ कच्ची ताकत नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी सुरक्षा है। ये जानना कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना है, यही तो असली बुद्धिमत्ता है। इसकी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है। जंगली और अराजक ताकतों को डराकर दूर रखना। ये व्यवस्था बनाए रखने के बारे में है, सीमाओं को परिभाषित करने के बारे में है और जो कुछ भी मूल्यवान है उसे खतरों से बचाने के बारे में है। और ये रक्षा किसकी कर रहा है?
चंदन के पेड़ों की, जो पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक हैं। इसका मतलब ये संरक्षक सिर्फ भौतिक संपत्ति की नहीं, बल्कि ऊंचे आदर्शों, विश्वासों और मूल्यों की भी रक्षा कर रहा है। तो जब हम इन तीनों दर्शनों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो ये सिर्फ अलग-अलग तस्वीरें नहीं रह जाती। ये मिलकर एक बहुत ही समृद्ध कहानी बुनते हैं, जो बार-बार आने वाले प्रतीकों और विषयों से भरी हुई है। स्त्री का रूप, जो ग्रहणशील भी है और सृजनात्मक भी। सांप, जो परिवर्तन और जीवन शक्ति का प्रतीक है। कछुआ, जो सुरक्षा और धैर्य का प्रतीक है। संरक्षक की भूमिका और विस्थापन बनाम अपनेपन और किसी स्थान की सुरक्षा के गहरे मानवीय विषय, ये सभी वृश्चिक ऊर्जा के अलग-अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये तीन दर्शन हमें सिखाते क्या हैं? शायद ये कि हम सभी के भीतर एक खोजी है, एक रक्षक है और एक संरक्षक भी है। और जीवन की यात्रा शायद इन तीनों के बीच एक संतुलन खोजने के बारे में ही है। हमारी अपनी यात्रा कौन सी? राशि अपने आप में एक ब्रह्मांड की तरह है, और धनु राशि यानी सैजिटेरियस भी कुछ ऐसी ही है। यह सिर्फ एक तीरंदाज की कहानी नहीं है। इसके भीतर तीन बहुत ही गहरे, बहुत ही अलग चेहरे छिपे हैं। आज हम धनु के इन्हीं तीन स्वरूपों के रहस्य को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर इस तीरंदाज के अंदर छिपा क्या है? जो प्रतीक हमें दिखता है, उसके पार कौन सी शक्ति है, कौन सा उद्देश्य है? ये दरअसल किसी के व्यक्तित्व की उन गहराइयों में उतरने जैसा है जिन्हें जन्म का क्षण तय करता है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में हर राशि 30 डिग्री की होती है और हर राशि को 10-10 डिग्री के 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। इसी एक हिस्से को धृषकांड कहते हैं। तो किसी का जन्म धनु राशि के किस धृषकांड में हुआ है, यही बात उसके व्यक्तित्व के एक बिल्कुल ही अलग, एक छिपे हुए पहलू को सामने लाती है। तो पहला चेहरा यानी पहला धृषकांड, यह है संरक्षक का। ये आर्केटाइप है कर्तव्य का, आदिम ज्ञान का और हर उस चीज की रक्षा करने का जो पवित्र है। इसका स्वरूप एक सेंटोर का है, आधा इंसान आधा घोड़ा, यानी इंसान का सिर और घोड़े का शरीर। जरा सोचिए, ये कितना गहरा संगम है। एक तरफ मानवीय बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति, और दूसरी तरफ पाश्विक सहज ज्ञान, वो इंस्टिंक्ट जो महसूस करता है। और हाथ में वो धनुष, वो सिर्फ एक हथियार नहीं है, वो प्रतीक है एकाग्रता का, एक तय लक्ष्य का, और उस लक्ष्य को भेदने की अटूट इच्छा शक्ति का। ये अपने सिद्धांतों के लिए, अपने विश्वास के लिए खड़े होने की ताकत है। और इसका उद्देश्य एकदम साफ है। ये एक आश्रम में रहता है, वहां यज्ञ की पवित्र वस्तुओं और ज्ञानियों यानी महर्षियों की रक्षा करता है। तो जिन लोगों का जन्म धनु के पहले दृष्कांड में होता है, उनके अंदर स्वाभाविक रूप से ये संरक्षक की ऊर्जा होती है। उनमें एक मजबूत नैतिक बल होता है और अपनों की रक्षा करने की गहरी प्रवृत्ति। अब हम धनु के दूसरे चेहरे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर जो फोकस है वो रक्षा से हटकर खोज पर आ जाता है। ये तलाश है छिपे हुए मूल्य की, गहरे सत्य की और आंतरिक सौंदर्य की। यहां एक सुंदर सुनहरे रंग की स्त्री का चित्र उभरता है। ये सुनहरा रंग, ये दिव्यता का प्रतीक है, मूल्य का प्रतीक है, आत्मज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। ये बाहरी सौंदर्य नहीं, बल्कि चेतना का आंतरिक सौंदर्य है। और वो कर क्या रही है? वो समुद्र से रत्न उठा रही है। ये एक बहुत ही गहरा रूपक है। ये अस्तित्व के समंदर में, यानी हमारे अपने अचेतन मन की गहराइयों में उतरकर उन अनमोल सच्चाइयों और खजानों को बाहर निकालने जैसा है जिन्हें दुनिया अक्सर देख नहीं पाती। वो भद्रासन में बैठी है, एक बहुत ही शुभ और स्थिर मुद्रा। ये दिखाता है कि ये जो खोज है, ये हड़बड़ी या बेचैनी में नहीं हो रही, बल्कि शांति, एकाग्रता और गरिमा के साथ हो रही है। तो दूसरे दृष्कांड में जन्मे लोग इसी साधक ऊर्जा को अपने अंदर लिए होते हैं, वो जो जीवन की गहराइयों में हमेशा मूल्य और अर्थ की तलाश में रहते हैं। और अब हम आते हैं अंतिम चेहरे पर, वो जो संचित ज्ञान का, दुनिया के अनुभव का और जीवन पर महारत का प्रतीक है। ये इस यात्रा का चरम है। यहां एक लंबी दाढ़ी वाला पुरुष है, उसका रंग भी सुनहरा है। देखिए, लंबी दाढ़ी अनुभव और परिपक्वता का प्रतीक है, और सुनहरा रंग वो आत्मज्ञान की उस अवस्था को दिखाता है जहां सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। ये बहुत दिलचस्प है कि वो रेशम और हिरण की खाल दोनों पहने हुए हैं। रेशम सांसारिक सफलता और सुख सुविधाओं का प्रतीक है, तो हिरण की खाल प्राकृतिक सादगी और वैराग्य का।
दोनों को एक साथ धारण करना ये दिखाता है कि उसने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनियाओं पर महारत हासिल कर ली है। उसके हाथ में एक छड़ी है और वो एक शानदार मुद्रा में बैठा है। ये दोनों ही उसके ज्ञान से मिले अधिकार के प्रतीक हैं। छड़ी वो सहारा है जो अनुभव से मिलता है, और उसकी मुद्रा वो स्थिरता है जो गहरे ज्ञान से आती है। धनु के तीसरे दृष्कांड में जन्मे लोगों में यही ज्ञानी ऊर्जा होती है। वे स्वाभाविक रूप से मार्गदर्शक और सलाहकार होते हैं। तो ये तीन चेहरे ये अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक ही अस्तित्व का ताना बाना बुनते हैं। ये धनु राशि के व्यक्तित्व के विकास की एक पूरी कहानी कहते हैं। एक संरक्षक से साधक और फिर साधक से ज्ञानी बनने तक का एक अद्भुत सफर। तो संक्षेप में यही है धनु की यात्रा। संरक्षण की मूल प्रवृत्ति से शुरू होकर गहरे सत्य की खोज में उतरना और अंत में उस ज्ञान में स्थिर हो जाना जो सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों दुनियाओं पर महारत रखता है। एक ही राशि के भीतर ये एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। तो विचार करने योग्य प्रश्न ये है कि जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो इन तीनों में से कौन सा चेहरा हमें वापस देखता है? हमारी अपनी जीवन यात्रा में हम इस समय किस स्वरूप के सबसे करीब है कि मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, इसके भीतर एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग चेहरे छिपे हो सकते हैं। आज हम इन्हीं तीन प्राचीन स्वरूपों के रहस्य को खोलेंगे। ये वो स्वरूप हैं जो किसी के जन्म के समय के आधार पर उसके व्यक्तित्व को एक बहुत ही गहरी शक्ल देते हैं। सोचिए, एक ही राशि लेकिन उसके अंदर तीन अलग अलग आत्माएं, तीन अलग अलग सिंबॉलिक सोल्स। आखिर ये कैसे मुमकिन है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और मकर राशि की गहराइयों में उतरते हैं, जहां प्रतीक और अर्थ एक दूसरे में पूरी तरह से गुंथे हुए हैं। तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत पुरानी अवधारणा में, जिसे कहते हैं दृष्कांड। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो हर राशि को ना 3 हिस्सों में बांटा जाता है, 10-10 दिन के 3 हिस्से। और किसी का जन्म किस हिस्से में हुआ है, बस वही चीज उस व्यक्ति के अंदर छिपे हुए स्वरूप को तय करती है। तो आइए मकर के इन 3 चेहरों से मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं पहले स्वरूप से। ये उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो मकर राशि के शुरुआती 10 दिनों में पैदा हुए हैं। ये स्वरूप ना एकदम कच्ची, आदिम और अनगढ़ शक्ति से भरा है, बिल्कुल वैसे जैसे प्रकृति अपने मूल रूप में होती है, बिना किसी बनावट के। पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र कुछ इस तरह मिलता है। एक बालों वाला आदमी जिसके दांत मगरमच्छ जैसे और शरीर सूअर जैसा है, जो जुएं और जाल रखता है और जिसका चेहरा क्रूर है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर चलिए एक एक करके इन गहरे प्रतीकों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शरीर पर घने बाल, ये किस चीज का प्रतीक है? ये हमारी उस आदिम ऊर्जा का प्रतीक है। हमारा वो हिस्सा जो आज भी प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, वो हिस्सा जिसे समाज के नियमों ने अभी तक पूरी तरह से बदला नहीं है। ये एक तरह से विशुद्ध, अनियंत्रित शक्ति है। फिर आते हैं मगरमच्छ के दांत और सूअर का शरीर। मगरमच्छ के दांत दिखाते हैं एक धैर्यवान शिकारी की प्रवृत्ति, इंतजार करने की ताकत। और सूअर का शरीर, वो जमीन से जुड़ाव और एक जिद्दी दृढ़ता का प्रतीक है। ये दोनों मिलकर अस्तित्व के लिए उस नंगे बुनियादी संघर्ष को दर्शाते हैं, जहां बस टिके रहना, सरवाइव कर जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और फिर उसके हाथ में है जुए, जाल और पट्टियां। ये क्या है? ये नियंत्रण और बंधन का प्रतीक हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन सोचिए, ये संघर्ष के बाद के उपचार और मरहम का भी तो प्रतीक हो सकते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि शक्ति के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है और परिणामों का सामना करने की क्षमता भी। और आखिर में वो क्रूर चेहरा, ये दुनिया की कठोर सच्चाइयों का आईना है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी जिंदा रहने के लिए, टिके रहने के लिए निर्मम बनना पड़ता है। तो ये है पहले स्वरूप की कहानी, जीवित रहने की और धरती की कठोर अनछुई सच्चाई। तो पहले स्वरूप की इस आदिम दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं दूसरे स्वरूप की ओर, जो पहले वाले से एकदम अलग है। यहां वो कच्ची ऊर्जा, कला और ज्ञान की चमक में बदल जाती है। ये मकर के दूसरे दृष्कांड का स्वरूप है, यानी उन लोगों का जो महीने के बीच के 10 दिनों में जन्मे हैं। और यहां का वर्णन सुनिए कितना अलग है। कलाओं में निपुण एक स्त्री, कमल जैसी आंखों वाली, सांवले हरे रंग की, जो चीजों की खोज करती है और लोहे के आभूषण पहनती है। चलिए इसे भी समझते हैं। पहला शब्द ही सब कुछ बदल देता है। कलाओं में निपुण। यहां हम सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई से आगे बढ़ चुके हैं।
अब हम जीवन को सुंदर बनाने की कला सीख रहे हैं। ये रचनात्मकता और बुद्धि का प्रतीक है, जो हमारे वजूद को, हमारे एग्जिस्टेंस को एक नया, गहरा मतलब देती है। कमल जैसी आंखें। जरा सोचिए, कीचड़ में खिलने वाला कमल पवित्रता और ज्ञान का कितना बड़ा प्रतीक है। तो ये आंखें सिर्फ देखती नहीं हैं, बल्कि दुनिया की सुंदरता और उसकी गहराई को समझती हैं। इनमें एक शांत विवेक छलकता है। और उसका रंग सांवला हरा, ये रंग प्रकृति के गहरे रहस्यों का प्रतीक है। ये हमें उस छिपी हुई क्षमता की याद दिलाता है जो हम सब के अंदर है, ठीक एक बीज की तरह, जिसके अंदर एक पूरा विशाल पेड़ छिपा होता है। फिर कहा गया, वस्तुओं की खोज करना। इसका मतलब सिर्फ चीजें इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, ये ज्ञान की उस प्यास की तरह है जो कभी खत्म नहीं होती। ये दुनिया को समझने और अनुभव जमा करने की एक अंतहीन यात्रा का प्रतीक है। और आखिर में लोहे के कर्ण आभूषण। ध्यान दीजिए, सोना या चांदी नहीं, बल्कि लोहा। लोहा शक्ति का, दृढ़ता का और संयम का प्रतीक है। ये एक ऐसा सौंदर्य है जो दिखावटी नहीं है, बल्कि ठोस और टिकाऊ है, जिसे धरती से ही घड़ा गया है। तो अब बारी है तीसरे और अंतिम स्वरूप की। यहां ऊर्जा जमीन से उठकर आसमान की ओर जाती है और हमें मकर राशि के सबसे विकसित, सबसे आध्यात्मिक रूप से मिलाती है। ये उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो राशि के अंतिम 10 दिनों में पैदा हुए हैं। और इसका वर्णन देखिए, कितना अलौकिक है। किन्नर जैसे शरीर वाला एक पुरुष, जिसके पास तरकश, तीर और धनुष है, और वो कंधे पर रत्नों से जड़ा एक पात्र लिए हुए है। किन्नर जैसे शरीर का मतलब क्या है? किन्नर पौराणिक कथाओं में दिव्य संगीतकार और अलौकिक प्राणी माने जाते हैं, जो आधे मानव और आधे पशु या पक्षी होते हैं। तो ये स्वरूप, ये मानव और देवत्व के बीच एक पुल का, एक सेतु का प्रतीक है, जहां सांसारिक और आध्यात्मिक का मिलन होता है। फिर आते हैं तरकश, तीर और धनुष। ये सिर्फ हथियार नहीं है, नहीं, ये हमारे ध्यान का, हमारे उद्देश्य का और हमारी इच्छा शक्ति का प्रतीक हैं। ये हमें अपनी सारी ऊर्जा को एक ऊंचे लक्ष्य की ओर केंद्रित करने की क्षमता देते हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, कंधे पर रत्नों से जड़ा हुआ एक पात्र। ये पात्र क्या है? इसमें क्या है? ये वो संचित ज्ञान है, वो आध्यात्मिक धन है, या उन संभावनाओं का खजाना है जिसे एक व्यक्ति अपने जीवन भर की यात्रा में इकट्ठा करता है। ये सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि विवेक और अनुभव के रत्न हैं। तो अब हमारे सामने ये 3 स्वरूप हैं, एक आदिम, एक कलात्मक और एक दिव्य। लेकिन ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही कहानी के 3 अध्याय हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी हमें अपने बारे में क्या सिखाती है। देखिए, ये एक विकास की यात्रा है। ये सफर आदिम अस्तित्व की लड़ाई से शुरू होता है, फिर कला और ज्ञान के निर्माण तक पहुंचता है, और अंत में एक पौराणिक आध्यात्मिक लक्ष्य को हासिल करता है। ये अस्तित्व से सार तक का सफर है। तो 3 चेहरे, एक आत्मा, अस्तित्व का एक पूरा स्पेक्ट्रम। ये तीनों रूप असल में मकर राशि की ऊर्जा के अलग अलग पहलू हैं, धरती की कठोरता से लेकर आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अगर ये प्राचीन स्वरूप हम सभी के भीतर कहीं ना कहीं मौजूद हैं, तो आपका स्वरूप आपसे आज क्या करने के लिए कह रहा है? आप अपनी कहानी का कौन सा अध्याय जी रहे हैं? चलिए, आज कुंभ राशि के भीतर छिपे 3 चेहरों को समझने की कोशिश करते हैं। ये महज ज्योतिष की बात नहीं है। हम इंसानी रूह के बहुत गहरे सिंबॉलिक लैंडस्केप्स में उतरने वाले हैं। आइए इन पुरानी तस्वीरों के राज को एक-एक करके खोलते हैं। ये शब्द सुनकर एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर बनती है जहन में, है ना? जंगल में एक औरत गंदे कपड़े पहने जली हुई गाड़ी खींच रही है। ये कोई आम तस्वीरें नहीं है। ये असल में पुराने सिंबॉलिक पोर्ट्रेट हैं, जो हमें जिंदगी के किसी बहुत गहरे पहलू की तरफ इशारा करते हैं। इन्हें कहते हैं दृश्यकांड। मतलब हर राशि के अंदर 3 चेहरे, 3 अलग-अलग प्रतीक। देखिए, ये कोई भविष्य बताने का जरिया नहीं है, बल्कि ये तो इंसान के तजुर्बे के किसी खास पहलू को, किसी रूहानी हालत को समझने की एक चाबी है। जो पहली तस्वीर हमारे सामने आती है, वो है अशांति की। एक ऐसी बेचैनी जो अंदर से उठती है, तब भी जब बाहर से देखने पर लगे कि सब कुछ तो है, कोई कमी नहीं है। जरा इस तस्वीर को सोचिए, एक आदमी जिसका मन तेल, शराब, पानी और खाने से बेचैन है। ये सारी चीजें उसके पास लाई जा रही हैं। उसने कंबल, रेशम के कपड़े और हिरण की खाल पहनी हुई है, और उसका चेहरा
चेहरा एक गिद्ध जैसा है। बस एक पल के लिए इस छवि को अपने मन में उतरने दीजिए। सोचिए जरा, गिद्ध जैसा चेहरा। गिद्ध क्या होता है? एक मुर्दाखोर, एक ऐसा जीव जो जिंदगी और मौत के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर रहता है। तो ये प्रतीक शायद उस अंदरूनी सड़न की तरफ इशारा कर रहा है जो बाहर की इस सारी चमक दमक और अमीरी के बावजूद अंदर ही अंदर पनप रही है। और उसका मन अशांत है। पर क्यों? उसके चारों तरफ तो हर तरह का ऐशो आराम है। शायद यही उसकी बेचैनी की वजह है। क्या ऐसा हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा चीजें ही हमारी रूह पर सबसे बड़ा बोझ बन जाती हैं? यहाँ एक बहुत गहरा विरोधाभास है। एक तरफ रेशम और हिरण की खाल, ये शान और शौकत की निशानियां हैं, लेकिन ये एक ऐसे जिस्म पर हैं जिसका चेहरा घिनौना है और मन पूरी तरह से बेचैन। मतलब बाहरी लिबास अंदर की सच्चाई को छुपा नहीं सकता। और ये तेल और शराब, ये तो खुशी और जश्न के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन यहाँ यही चीजें उसकी अशांति की जड़ हैं। ये कितनी अजीब बात है ना कि जो चीजें हमें खुशी देने के लिए बनी होती हैं, कभी-कभी वही हमारे बंधन की वजह बन जाती हैं। अब आती है दूसरी तस्वीर, और ये है कड़ी मेहनत की। यहाँ कहानी अंदर की बेचैनी से निकलकर बाहर के संघर्ष की तरफ मुड़ जाती है। एक औरत जंगल में है, गंदे कपड़े से ढकी हुई, उसके सिर पर बर्तन है और वो एक जली हुई गाड़ी को खींच रही है जिसमें कपास के पेड़ों के साथ कुछ धातुएं लदी हैं। ये तस्वीर अपने आप में मेहनत और मुश्किलों से भरी हुई है। उसका गंदा कपड़ा, ये गरीबी की निशानी हो सकता है या मुश्किलों की, या फिर शायद ये जमीन से उसके गहरे रिश्ते का भी प्रतीक है, उस मिट्टी का जो उसकी कड़ी मेहनत का सबूत है। वो दुनिया की धूल में सनी हुई है। और वो जली हुई गाड़ी, ये इस तस्वीर का सबसे अहम हिस्सा है। ये तबाही और नुकसान का प्रतीक है। वो जो कुछ भी ढो रही है, वो किसी गुजरी हुई बर्बादी के बचे खुचे हिस्से हैं। वो अपने अतीत का मलबा अपने साथ घसीट रही है। और वो घसीट क्या रही है? धातु और कपास, ये तो सभ्यता को बनाने का कच्चा माल है। तो यहाँ एक गहरा मतलब छिपा है कि वो अपने साथ भविष्य बनाने की उम्मीद ढो रही है, भले ही वो आज खंडरों के बीच खड़ी हो। उस पर दो तरह के बोझ हैं, एक जो सिर पर है और दूसरा जिसे वो पीछे खींच रही है। ये कभी न खत्म होने वाली लगातार चलने वाली मेहनत की निशानी है। एक बोझ जिसे वो संभाल रही है और दूसरा बोझ जो उसे पीछे की ओर खींच रहा है। अब आते हैं आखिरी तस्वीर पर। ये एक अलग ही तरह के बोझ को दिखाती है। एक रहस्यमयी मुसाफिर जो ना तो ऐशो आराम में डूबा है और ना ही किसी तबाही से घिरा है। एक सांवला सा आदमी जिसके कान लंबे बालों से ढके हैं। उसने एक मुकुट पहना है और वो लोहा, खाल, पत्ते, गोंद और फलों से भरे बर्तन लेकर भटक रहा है। यहाँ बादशाही और जंगलीपन का एक बहुत ही अजीब सा मेल है। एक भटकता हुआ मुकुट, सोचिए राजा तो सिंहासन पर बैठता है, वो भटकता नहीं है। तो ये शायद किसी छीनी हुई ताकत का प्रतीक है, या एक ऐसे मकसद का जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो एक ऐसा राजा है जिसका कोई राजपाट नहीं है, या फिर शायद ये सारी दुनिया ही उसका राज्य है। बालों से ढके हुए कान, एक बहुत ही अजीब, कुछ जानवरों जैसी डिटेल है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो कुदरत की उन आवाज़ों को सुनता है जिन्हें बाकी लोग नहीं सुन सकते, या शायद वो दुनिया के गहरे राज से जुड़ा हुआ है। उसके बर्तनों में लोहा भी है और पत्ते भी, एक चीज जो इंसान ने बनाई है और दूसरी जो कुदरत ने। ये दो दुनियाओं के मिलन को दिखाता है, सभ्यता और जंगल, तर्क और एहसास, खाल, गोंद और फल। ये सारी की सारी बुनियादी, बहुत ही आदिम चीजें हैं। ऐसा लगता है कि वो जिंदगी की सबसे जरूरी, शायद भुलाई जा चुकी चीजों का रखवाला है। उसने जिंदगी का पूरा सार अपने बर्तनों में समेट रखा है। तो आइए अब इन तीनों तस्वीरों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये अलग अलग कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सफर के 3 पड़ाव हो सकते हैं। अंधेरे में देखे गए 3 अक्स। पहला, वो बेचैन आदमी जो दुनिया की चीजों में खो गया है। दूसरी, वो मेहनती औरत जो तबाही के बाद भी कुछ नया बनाने का सामान ढो रही है। और तीसरा, वो बोझ उठाए हुए मुसाफिर जो ज्ञान का सार लेकर भटक रहा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये तस्वीरें सिर्फ संघर्ष के अलग अलग रूप हैं, या फिर ये असल में एक बदलाव का नक्शा है?
क्या ये हमारी आत्मा की ही यात्रा है, जरूरत से ज्यादा चीजों में खो जाने से लेकर सब कुछ तबाह हो जाने तक, और फिर उस तबाही से ज्ञान का बोझ उठाने तक? शायद शायद इसका जवाब इन तस्वीरों में नहीं, बल्कि इन्हें देखने वाले की नजरों में ही मीन राशि के विशाल सागर में हर आत्मा की 3 संभावित नियतियां होती हैं, 3 गहरे अलग अलग दर्शन। ये वो 3 रास्ते हैं जो जन्म के समय दृष्कांड से तय होते हैं, और ये तीनों ही एक ही अंतिम सत्य की ओर ले जाते हैं। एक आत्मा की यात्रा का असली मार्ग क्या है? क्या इसका कोई नक्शा है? ज्योतिष के प्राचीन प्रतीक हमें इसी गहन आंतरिक सफर को समझने की एक दृष्टि देते हैं। तो आइए इन 3 रहस्यमयी रास्तों को एक एक करके समझते हैं। पहला दर्शन है खोज का। ये उन आत्माओं का मार्ग है जिनका जन्म मीन राशि के पहले दृष्कांड में हुआ है। ये एक ऐसी यात्रा है जो बाहर की दुनिया में शुरू होती है, जिसका आधार है कर्तव्य। इस सफर पर निकला यात्री एक पुरुष है जो सांसारिक उपलब्धियों के आभूषणों से सजा हुआ है। ये गहने उसकी सफलता, उसकी प्रतिष्ठा को दिखाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो एक बहुत ही मुश्किल काम के लिए निकल पड़ा है। उसे एक अथाह महासागर को पार करना है, और ये महासागर सिर्फ पानी का फैलाव नहीं है, ये प्रतीक है जीवन की अनगिनत चुनौतियों और अनिश्चितताओं का। इसे पार करने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि अटूट इच्छा शक्ति चाहिए। वो क्या खोज रहा है? वो खोज रहा है मोती, शंख और कीमती रत्न। ये चीजें असल में बाहरी दुनिया में मिलने वाली सफलता, ज्ञान और मूल्य का प्रतीक हैं। ये एक ऐसी खोज है जिसे दुनिया देख सकती है, सराह सकती है। लेकिन इस पूरी खोज का सबसे गहरा सच ये है कि ये यात्रा उसके अपने लिए नहीं है। वो ये सब किसी और के लिए कर रहा है। ये सेवा का मार्ग है, कर्तव्य का मार्ग है, जहां अपनी खुशी से ज्यादा जरूरी किसी और की जरूरत है। अब हम आते हैं दूसरे दर्शन पर, जिसे कह सकते हैं अनुग्रह। यह मीन राशि के दूसरे दृष्कांड में जन्मी आत्मा का रास्ता है। यहां यात्रा का जोर बाहरी चीजों से हटकर भीतर की एक अवस्था को पाने पर आ जाता है। इस बार यात्री एक स्त्री है जिसका सौंदर्य चंपक के फूल की तरह खिला हुआ है। वो कला, कोमलता और एक सहज सुंदरता का प्रतीक है। उसकी मौजूदगी में ही एक शांति है। वो एक नाव पर है जिस पर पताकाएं यानी झंडे लहरा रहे हैं। ये नाव सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं है, ये उसके उद्देश्य और सुंदरता की अभिव्यक्ति है। ये नाव पूरे इरादे और शान के साथ आगे बढ़ रही है। उसका लक्ष्य कोई खजाना इकट्ठा करना नहीं है। वो एक किनारे की, एक तट की तलाश में है। ये तट उस आंतरिक शांति और सुरक्षा का प्रतीक है जिसे हम सब घर कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां आत्मा को सुकून मिले। और अब तीसरा और सबसे गहरा दर्शन, अग्नि परीक्षा। ये तीसरे दृष्कांड में जन्मी आत्मा का अनुभव है। यहां सब कुछ बदल जाता है। ये सफर बाहर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के अंधेरे में उतरने का है। इस अंतिम यात्रा पर भी एक पुरुष है, लेकिन वो पूरी तरह नग्न है। उसके पास कोई आभूषण नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। ये वो अवस्था है जहां आत्मा के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई। वो किसी समुद्र में नहीं, बल्कि गहरे गड्ढे में अकेला है और रो रहा है। ये गड्ढा कोई बाहरी जगह नहीं, ये मन का संकट है, आत्मा की वो अंधेरी रात जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस अंधेरे में उसे 3 भयानक चीजों का सामना करना पड़ता है। सर्प, जो हमारे सबसे गहरे आदिम डर हैं। चोर, जो हमारे आत्मविश्वास और हमारी पहचान को ही चुरा लेते हैं। और आग, जो या तो हमें जलाकर खत्म कर सकती है या फिर हमें तपाकर शुद्ध सोना बना सकती है। तो क्या ये 3 अलग-अलग कहानियां हैं या फिर एक ही कहानी के 3 हिस्से? ये दर्शन शायद अलग-अलग जीवन नहीं, बल्कि एक ही आत्मा के विकास के 3 जरूरी पड़ाव हैं, जो बाहरी दुनिया से शुरू होकर भीतर की गहराइयों में खत्म होते हैं। इस तालिका को देखिए। पहला दर्शन, एक पुरुष नाव पर रत्नों की तलाश में। दूसरा दर्शन, एक स्त्री नाव पर किनारे की तलाश में। और तीसरा दर्शन, एक पुरुष गड्ढे में सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद में। खोज की दिशा कितनी साफ है, बाहर की चीजों से शुरू होकर भीतर के अस्तित्व तक। आखिर में ये तीनों दर्शन मिलकर एक पूरा नक्शा बनाते हैं। ये सफर शुरू होता है दुनिया में दूसरों के लिए कुछ करने से, फिर ये मुड़ता है अपने लिए शांति और सुकून की जगह खोजने की तरफ,
और अंत में हमें उस अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ता है जहां हमारा असली स्व सामने आता है। तो यहां एक सवाल उठता है, सबसे बड़ा खजाना कहां मिलता है? समुद्र के पार की गई उस बाहरी खोज में, या फिर उस अंधेरे गड्ढे के भीतर अपने ही अस्तित्व की गहराई में? शायद इस सवाल का जवाब हर आत्मा को अपनी यात्रा में खुद ही खोजना पड़ता है।